तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट और हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित मूल पाठ का वाचन यहाँ कर रहे हैं, जिसे आप सुन रहे हैं। इसी क्रम इसी श्रृंखला में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भारतेंदु हरीश चंद्र जी द्वारा लिखित एक कालजयी नाटक प्रहसन अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो कि एक प्रहसन है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रहसन क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नाटक को दृश्य और श्रव्य दो भागों में बांटा जाता है। दृश्य और श्रव्य नाटक के एक रूपक के 10 भेद हैं। उन्हीं 10 भेदों में जो एक भेद है वह प्रहसन है। प्रहसन का अर्थ होता है ऐसी चीज़ लिखना या ऐसी चीज़ जो व्यंग्यात्मक हो, ना तो वह हास्य हो ना बल्कि वह व्यंग्यात्मक हो। किसी ऐसी त्रासदी, किसी ऐसी घटना या समकालीन परिस्थितियों पर जब कोई लेखक लिखता है और वहाँ केवल हंसी का पात्र नहीं बल्कि उसके पीछे बहुत सारे कटु व्यंग के माध्यम से अपनी समकालीन परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करने की चेष्टा के स्वरूप लिखता है, तो वह प्रहसन कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो आज हम लेकर इसी प्रहसन को उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि यह जो प्रहसन है यह 1881 ईस्वी में लिखा गया। यह एक लोक कथा पर आधारित नाट्य रचना है और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने राजव्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामदी, जाति प्रथा की आलोचना आदि बहुत सारे तथ्य इसमें उठाए हैं। यह एक प्रहसन तो है ही, जिसका उद्देश्य लोभी व चौपट राजा की परिणति का वर्णन करना है। इसमें यह दिखाया गया है कि यदि हमारा जो राजा है, मुखिया है, वह ही चौपट हो, तो वहाँ ही विवेक रहित हो, तो शासन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। वह यदि विवेक का प्रयोग नहीं करता है तो प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। इस नाटक की यदि हम बात करें तो इसमें कुल 6 दृश्य हैं। इन 6 दृश्यों का नामांकन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है अलग अलग। प्रथम दृश्य का जो नामकरण किया है वह बाह्य प्रांत से है। द्वितीय अंक का नामकरण बाजार, तृतीय जंगल, चतुर्थ राजसभा, पंचम अरण्य तथा छठे दृश्य का नाम शमशान है। यह नाटक लिखने का भारतेंदु जी का जो उद्देश्य था वह यदि हम देखते हैं नेट की दृष्टि से यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस नाटक को लिखने के कारण बताते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बनारस में बंगालियों और हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक समाज दशाश्वमेध घाट पर नियत किया है, जिसका नाम हिंदू नेशनल थिएटर है। दक्षिण में पारसी और महाराष्ट्रीय नाटक वाले प्रायः अंधेर नगरी का प्रहसन खेला करते हैं, किंतु उन लोगों की भाषा और प्रक्रिया सब असंबद्ध होती है। ऐसा ही इन थिएटर वालों ने भी खेलना चाहा था और अपने परम सहायक भारत भूषण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से अपना आशय प्रकट किया। बाबू साहब ने यह सोचकर कि बिना किसी काव्य कल्पना के व बिना कोई उत्तम शिक्षा निकले जो नाटक ही खेला गया हो, तो इसका फल क्या, इस कथा को काव्य में बांध दिया। यह प्रहसन पूर्वोक्त बाबू साहब ने उस नाटक के पात्रों के आवश्यकता अनुसार एक ही दिन में लिख दिया। आशा है कि परिहास प्रिय रसिकजन इससे परितुष्ट होंगे। इति श्री रामदीन सिंह। यह नाटक कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक दिन में ही लिख दिया था। इसको उन्होंने समर्पण किया सभी लोगों को। कथा वस्तु पर चर्चा करें तो इसमें मुख्य पात्र महंत जी, उनके 2 शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास होते हैं और एक राजा, मंत्री। इस तरह से कथा में आगे आगे आते जाते हैं। सबसे जो महंत जी होते हैं वह अपने 2 शिष्यों के साथ में इस नगर में आते हैं और इस नगर में जब आते हैं तो वो अपने 2 शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं।
गोवर्धन दास को वो पश्चिम में भेजते हैं। ध्यान रखिएगा कि गोवर्धन दास को पश्चिम में भेजा है, और पश्चिम हमारे यहाँ पाश्चात्य पश्चिम सभ्यता कैसी मानी जाती है कि वहाँ पे मॉडर्निटी ज़्यादा होती है। इस तरह से लोग उसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं पश्चिमी सभ्यता की ओर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि गोवर्धन दास उन चीज़ों पर उस नगर के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था और वहीं रुक गया। नारायण को वो पूर्व में भेजते हैं, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगता है, ये नगर अच्छा नहीं लगता, और वो वापस आ जाता है। जब गोवर्धन दास आता है तो वो बहुत सारी मिठाई लेकर आता है, क्योंकि जब वो बाज़ार में जाता है तो वहाँ हर चीज़ का दाम पूछता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो हर चीज़ का दाम एक जैसा ही है, समान है। टके सेर भाजी, टके सेर मतलब कुछ भी लो, सब टके सेर मिलता है। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अंधे नगरी चौपट राजा। महंत जी जब यह सुनते हैं तो वहाँ जान जाते हैं कि ये तो सही नहीं है। जहाँ हर चीज़ समान रूप से बिक रही है, वहाँ पे जो राजा है वो कैसा होगा, और इसलिए वो चले जाते हैं। वो जब नाम सुनते हैं राजा का, नगरी का नाम सुनते हैं, चीज़ों के बारे में पता चलता है, वह गोवर्धन दास को बहुत चेताते हैं कि यहाँ से चलो, यहाँ रहना हमारे लिए हितकर नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास नहीं जाता है, और जबकि नारायण दास चला जाता है। गोवर्धन दास को वो बताते हैं कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझे पुकारना, मैं आ जाऊँगा, तुम्हें जब भी हेल्प की ज़रूरत हो। और इस तरह से गोवर्धन दास वहाँ रहता है, और वहाँ बहुत सारी मिठाइयों का शौकीन होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ वह खाता रहता है। उधर से राज दरबार का है। राज दरबार में मूर्ख, शराबी, डरपोक, कायर, फूहड़ राजा बैठा है। उसका खुशामदी चाटुकार मंत्री है, और शराब पिलाने वाला एक सेवक है। तभी एक फरियादी आता है फरियाद लेकर कि उसकी बकरी मर गई है, और किसी की दीवार गिरने से मर गई है, और कल्लू बनिया उसका नाम होता है। उसकी दीवार गिर जाती है और उसकी बकरी मर जाती है, इसलिए उसका न्याय होना चाहिए। राजा कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। और इस तरह से वह कहता है मंत्री से कि इसकी बकरी को के पीछे जो है उसको बुलाओ और उसे दंड दो, क्योंकि मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ और इसलिए न्याय होना ही चाहिए। ये कहने के बाद बनिए को पकड़ कर लाया जाता है, और कहा जाता है कि क्यों, इसकी दीवार कैसे मर गई। बनिया कहता है कि हुजूर, मेरी तो कोई गलती नहीं, कारीगर ने दीवार बनाई, और पता नहीं कैसी बनाई कि गिर गई और बकरी मर गई। फिर कारीगर को पकड़ कर लाया जाता है। अब कारीगर से राजा कहता है, क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। अब कारीगर कहता है, महाराज मेरा कोई कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बौदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। फिर कारीगर निकाला जाता है, और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। अब जब चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है तो राजा कहता है, क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। अब राजा कहते हैं कि अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। वाला निकाला जाता है, फिर भिश्ती को पकड़ के लाया जाता है, और फिर भिश्ती से पूछता है, क्यों गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों मिला दिया, इस बकरी गिर गई और दीवार दब गई। यह कहता है, मतलब वो शराब के नशे में होता है, इसलिए उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलता है। भिश्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अब वो राजा कहता है, अच्छा कसाई को लाओ और भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को पकड़ कर लेकर आते हैं। अब राजा कहता है, क्यों बे कसाई मशक ऐसे क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई कहता है, महाराज गडेरिये ने टेक पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि उसकी मशक बड़ी बनानी पड़ गई मुझे। राजा कहता है, अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को पकड़ कर लाओ। अब कसाई निकाला जाता है और गडरिये को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे उखो पोड़े के गंडेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई।
गडरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कसूर नहीं। राजा कहता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ कर लाओ, मतलब अभी सरब मुहर पकड़ कर लेकर आओ। गरणिया निकाला जाता है, कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। अब कहता है राजा, क्यों भी कोतवाल, तेने सवारी ऐसे धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। राजा ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलता है। जब आप ये पढ़ेंगे ना, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी, अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कोतवाल कहता है, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतज़ाम के वास्ते जाता था। अब मंत्री सोचता है अपने आप में कि यह तो बड़ा गजब हुआ, मतलब ऐसा ना हो कि कोतवाल की वजह से शहर का जो वो इंतज़ाम करने गया था वो तो सरकारी इंतज़ाम था, और इस बेवकूफ़ ने अगर कुछ कह दिया तो इस बात पर सारे नगर को फूंक दे राजा, और या तो फांसी दे दे सारे नगर को कि इसमें तो सारा नगर शहर के इंतज़ाम में आया था और इसकी वजह से जाम लग गई थी, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। तो कोतवाल से मंत्री कहता है, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा कहता है, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल कहता है, महाराज महाराज, लेकिन राजा कहता है, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ इसे और कोतवाल को अभी फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त। और इस तरह से कोतवाल को लोग पकड़ कर लेकर जाते हैं और मंत्री और राजा भी चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से यह जो अंक होता है इसका पटाक्षेप, जो दृश्य आता है उसका नाम है अरण्य। गोवर्धन गाते हुए आते हैं और राग काफ़ी गाते हैं और कहते हैं, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भंडुए पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक ले से लोग लुगाई, जात पात पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक करी जाना, साचे मारे मारे डाल, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राजसभा बल भारी, साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहू नहीं लागे, भीतर होय मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अरुप्यादे, अंधा धुंध मचैयो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा, गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। गुरु जी हमको नाहक यहाँ रहने के लिए मना करते थे, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही है कि डर है, रोज़ मिठाई चाबना, मज़े में आनंद में राम राम भजना। इस तरह जो गोवर्धन दास होता है वो कहता है, गुरु जी चले गए थे और फालतू में हमें मना कर रहे थे और हम तो बहुत आराम से यहाँ रह रहे हैं और बहुत आराम से मिठाइयाँ खा रहे हैं। उसके बाद दो लोग आते हैं, चार प्यादे आते हैं और उसको कसकर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि चलो बाबा जी बहुत मिठाई विठाई खा लिए, मोटा गए हैं हम, और चलिए आज आपको फांसी देने की तैयारी हो रही है। धनदास कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों पकड़ कर लिए जाते हो? तब जो प्यादे होते हैं वो उससे बताते हैं, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ और जब फांसी देने को उसको लेकर गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ,
क्योंकि कोतवाल साहब बहुत दुबले पतले से हैं। तो हम लोगों से महाराज ने अर्ज किया कि जो भी इस नगर में मोटा आदमी हो सब उसे पकड़ कर लाओ और फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को तो सज़ा होनी ज़रूरी है और इसलिए न्याय तो होकर ही रहेगा। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी देंगे। अब वो कहता है कि क्या मैं ही पूरे इस नगर में मोटा हूँ? कहता है कि अब जो राजा है उसके डर से कोई मोटा ही नहीं होता है। अब गोवर्धन चिल्लाता है और अपने गुरुजी को याद करता है, गुरुजी को पुकारता है। अब छठा दृश्य अंतिम दृश्य है और शमशान का दृश्य है। यहाँ 4 सिपाही लेकर आते हैं गोवर्धन दास को पकड़कर और गोवर्धन दास हाय बाप रे, हाय मुझ बेकसूर को फांसी देते हैं, ये वो करके बहुत चिल्लाता है। फिर कहता है कि अब मुझे समझ में आया गुरुजी, आप क्यों कह रहे थे कि यहाँ रहना नहीं है। फिर उसके बाद सिपाही कहते हैं कि चुप हो और इस तरह से गुरुजी आ जाते हैं। अब गुरुजी जब आते हैं, नारायण दास दोनों आते हैं, तो गुरुजी कहते हैं अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा है। अब गोवर्धन दास हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहता है कि गुरुजी मुझे फांसी से बचा लो, और आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था और मैंने आपका कहना नहीं माना, ये वो। अब राजा कहते हैं महंत जी जो हैं गुरुजी, वो कहते हैं कि बच्चा तू चिंता मत कर, और फिर उसके कान में जाकर कुछ कहते हैं और इस तरह से थोड़ी देर के बाद में गुरु और शिष्य दोनों कहने लगते हैं कि हम फांसी चढ़ेंगे और हम फांसी चढ़ेंगे। महंत जी कहते हैं कि नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहता है नहीं गुरुजी हम फांसी पड़ेंगे, और महंत जी बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हमें जाने दो। अब गोवर्धन दास कहता है कि स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं, लेकिन सिपाही लोग परस्पर चकित हो जाते हैं कि भैया माजरा क्या है, अभी तो कोई फांसी चढ़ने को नहीं तैयार था और अब तो सभी फांसी, दोनों लोग फांसी चढ़ने को कैसे तैयार हो गए। तब सिपाही कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इतने में राजा और मंत्री कोतवाल सब आ जाते हैं। अब राजा कहता है यह क्या गोलमाल है। सिपाही कहता है महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से बाबा जी बोले काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत कहता है राजा इस समय ऐसा साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, बैकुंठ मतलब स्वर्ग जाएगा। मंत्री कहते हैं तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहते हैं कि हमको तो हुक्म है ना, हम चढ़ेंगे। अब कोतवाल कहते हैं हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा साहब कहते हैं चुप रहो, सब लोग राजा के आछद और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। और महंत कहते हैं यहाँ पे इस तरह राजा को फांसी दे दी जाती है। राजा खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेता है और महंत जी कहते हैं जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसा ही आप ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग ठिठकी पर खड़ा करते हैं और यहीं पर इस नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। भारतेंदु जी का प्रहसन इतना लोकप्रिय हुआ जो आज भी समकालीन संदर्भों में कहीं न कहीं फिट बैठता है। वह संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है, क्योंकि भरत मुनि ने जो प्रहसन के 2 भेद बताए हैं, शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। चौपट राजा का संकेत कहीं ना कहीं अंग्रेजी राज्य से है। विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें अंग्रेजी राज्य के सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का चित्रण किया गया है। लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने का नसीहत दी गई है इसमें। इस प्रहसन का अंत असत्य पर सत्य की विजय के साथ सुखांत है। और इस तरह से जो नाटक के अंत में अन्यायी और धूर्त राजा जो होता है उसका अंत के साथ साथ में एक अन्याय का भी अंत हो जाता है, एक जो मूर्खता है उसका भी अंत होता है। अंधेर नगरी प्रहसन के संदर्भ में कुछ आलोचकों के कथन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख लेते हैं जिन्हें। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल
इच्छा को प्रकट करता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा अन्य जगह भी कहते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस रचना को कालजयी कृति कहा है। यह प्रश्न बन सकता है कि कालजयी कृति किसने कहा है। नेमिचंद्र जैन कहते हैं कि अंधेर नगर में यथार्थ परकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षण मिश्रण है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के शब्दों में अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण व भेद नहीं, वहाँ प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। सिद्धनाथ कुमार के शब्दों में अंधेर नगरी में यह चौपट राजा की कथा है जिसे न्याय अन्याय का भेद नहीं और जो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का बड़ा व्यंग्यात्मक और आकर्षक चित्र अंकित हुआ है। तो यहीं पर हमारे इस नाटक की समीक्षा और कथन समाप्त होते हैं। आपको यह नाटक कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस नाटक के जो मुख्य कथन हैं परीक्षा की दृष्टि से, वह मैं लेकर बहुत ही जल्द उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।